Welcome to the Best Academy of Science Nagpur. In previous video we have discussed about classification of amino acid और उसके बाद के वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन देखे थे। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़े थे कि स्टेरियोकेमिस्ट्री इन अमाइनो एसिड और एम्पोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। नाउ सर आज का टॉपिक है हमारा दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी वैल्यू से। सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होता है ये समझने के पहले हम सबसे पहले चलेंगे कि अमाइनो एसिड कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सो अमाइनो एसिड कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, कि आप उस अमाइनो एसिड को कौन से मीडियम में ले रहे हो, एक्वस मीडियम में ले रहे हो, एसिडिक मीडियम में ले रहे हो या बेसिक मीडियम में ले रहे हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम द अमाइनो एसिड कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। कौन से फॉर्म्स है वो, तो मैं कहूँगा सबसे पहले सर वो एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वो न्यूट्रल फॉर्म में मतलब ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और तीसरा सर वो बेसिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। सर ये सब तय करता है कि हमारा जो अमाइनो एसिड है वो कौन सी मीडियम में है। यदि आप अमाइनो एसिड को एसिडिक मीडियम में अगर लेते हो सो एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैसे बताता हूँ सामने। अगर आप लोग अमाइनो एसिड को बेसिक मीडियम में लोगे तो आपका अमाइनो एसिड बेसिक नेचर का दिखेगा, बेसिक फॉर्म में दिखेगा। और यदि आप अमाइनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो ऐसे केसेस में आपका अमाइनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डाइपोलर आयन जिसको कहे। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या था सर। अगर हम लोग अमाइनो एसिड की अगर बात करते हैं सो अमाइनो एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन कार्बन से लगा हुआ है COOH, यहाँ कार्बन से लगा हुआ है NH2, यहाँ पर है एक H और यहाँ पर रख दिया मैंने R। सर दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन यही अमाइनो एसिड में अगर आप एक्वस मीडियम में अगर लेते हो, एक्वस मीडियम, सो एक्वस मीडियम में क्या होगा सर, ये एक एसिडिक ग्रुप है, ये एक बेसिक ग्रुप है जहां नाइट्रोजन के पास होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज में लाएगा। जबकि COOH एसिडिक ग्रुप है तो एसिडिक ग्रुप अपने पास का H+ डोनेट करेगा, और H+ डोनेट करने के बाद अब हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दिखेगा, और मॉलिक्यूल दिखेगा NH और नया हाइड्रोजन आ रहा है NH3। नाइट्रोजन ने लोन पेयर से बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने लोन पेयर खोया, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में CHR। सर ये R अभी कैसा है वो डिपेंड करता है, वो न्यूट्रल रह सकता है, वो एसिडिक रह सकता है, वो बेसिक रह सकता है। सो R और यहाँ पर बचेगा क्या, C डबल बॉन्ड O-O-। तो ये एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डाइपोलर मॉलिक्यूल कहेंगे, या फिर हम लोग उसको कहेंगे ज्विटर आयन, या फिर उसी को ही कहा जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसीज। तो सर ये आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसीज का मतलब क्या होता है। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। सो ऐसी स्पेसीज जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सो समान अपोजिट चार्जेस रहने वाले आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसीज। द ओवरऑल चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल इज 0। ओवरऑल चार्ज इज 0, और ओवरऑल चार्ज यदि 0, 1 + 1 माइनस को कैंसिल करेगा, इसका मतलब स्पेसीज न्यूट्रल नेचर का है। सो कहने का मतलब ऐसा है कि हमारा अमाइनो एसिड एक्वस मीडियम में ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम अमाउंट ज्विटर आयन का रहता है, ये मेरा कहना है। चलो ज्विटर आयन कैसे बना उसका हिसाब दे दिया। अब एसिडिक
अमाइनो एसिड क्या होता है, बेसिक अमाइनो एसिड क्या होता है, उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। मुझे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी तो इसको मिटा देता हूं मैं। चलो ज्विटर आयन की बात हो गई। अब मैं क्या करता हूं सर, इस ज्विटर आयन में थोड़ा सा एसिडिक मीडियम बढ़ा देता हूं। एसिडिक मीडियम, सो इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम अगर मैं मेंटेन करता हूं, थोड़ा सा एसिड अगर यहां पर डाल देता हूं, तब की बात क्या होगी सर? एसिडिक मीडियम मतलब एसिड ऑलवेज शोज टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, और डोनेट जब प्रोटॉन करेगा ये, तो डेफिनेटली वो किसे प्रोटॉन डोनेट करेगा? सो H+ जाएगा डेफिनेटली किसके तरफ? निगेटिवली चार्ज O- के तरफ जाएगा। सो H+ जब O- के तरफ अप्रोच करेगा तो अब नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सो H+ फ्रॉम एसिडिक मीडियम विल माइग्रेट टूवर्ड्स O- एंड नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज NH3+ CHR COOH, O-H+OH। सर ये पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज दिख रही है, कैटोयनिक फॉर्म कहा जाता है। सो कैटोयन, या फिर हम लोग कहेंगे सर एसिडिक फॉर्म। एसिडिक फॉर्म क्यों? क्योंकि NH3 पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से नाइट्रोजन परेशान है, और अपनी परेशानी को कम करने के लिए H+ डोनेट करने की फिराक में रहेगा, और H+ डोनेट करने की फिराक में जो रहते हैं उसे हम कहते हैं एसिडिक स्पेसीज। तो कटायन बनता है या एसिडिक स्पेसीज बनती है एसिडिक मीडियम में। तो सर अब ये जो कटायन या एसिडिक स्पेसीज बनी है, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो मतलब एक कैथोड रखते हो, एक एनोड रखते हो। कैथोड होता है निगेटिव चार्ज, एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, और सेल या बैटरी से अगर कनेक्ट कर देते हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अब ये पॉजिटिवली चार्ज कटायन जो है वो निगेटिवली चार्ज कैथोड के तरफ भागने की कोशिश करेगा। सो विल माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड, कैथोड निगेटिव होता है, सो विल माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड। सो कैथोड के तरफ माइग्रेट करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो सर अब यहां पर जो कुछ भी COO-H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो सर इस प्रोसेस के लिए हम एक वैल्यू लिखेंगे और उसे कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1, या फिर उसे हम लोग कहेंगे pKa1। तो ध्यान रखना जितनी कम pKa वैल्यू रहेगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक, जितना कम उतना ही एसिडिक नेचर का दिखेगा। चलो दूसरी ओर, यदि मैं बेसिक मीडियम अगर रखता हूं, इन बेसिक मीडियम, एंड इफ यू नो bases are the substances which generates OH- which shows a tendency to accept proton, तो अब ये OH- H+ को खींचेगा। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल देगा बाहर। सर ये H+, ये OH-, H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O बाहर निकलने के बाद ये बचेगा NH2CHR COO-, COO- रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो अब ये कौन से फॉर्म में है? अनायन फॉर्म में है, निगेटिव चार्ज। सो अनायन स्पेसीज, या फिर सर ये COO- ऑक्सीजन निगेटिव है, परेशान है, H+ एक्सेप्ट करने की फिराक में रहेगा, मतलब H+ एक्सेप्ट करने की फिराक में रहने वाले बेसिक, तो सर इसे हम लोग कहेंगे अनायन या बेसिक स्पेसीज। और यदि आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हो, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली दीज अनायन विल माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज एनोड। सो माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, माइग्रेट टुवर्ड एनोड। और ये जो डिसोसिएशन हो रहा है सर हम लोग कहेंगे सर इसे बेस डिसोसिएशन
and that is pKa2 supposed to be. So pKa1 for COOH and pKa2 for NH3 plus. Remember that pKa1 pKa2 ये वैल्यूज हमारे काम में आएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुई कि अमाइनो एसिड कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। इट कैन एग्जिस्ट इन डाइपोलर ज्विटर आयन isoelectric species where overall charge is 0. It can exist in the cationic form, acidic form, and these cation under the influence of electric field, it will migrate towards the negatively charged cathode, whose pKa value will be pKa1. Whereas in basic medium, these Zwitter ion will exist in these anionic or basic species for under the influence of electric field, these anion will migrate towards एनोड। तो ये 3 फॉर्म में हमारा इंटरेस्ट रहेगा अभी। कौन सा ज्विटर आयन, कैटायनिक या एसिडिक स्पेसीज और एनायनिक या बेसिक स्पेसीज में हमारा इंटरेस्ट रहेगा। अभी अगर हम ज्विटर आयन की बात अगर करते हैं तो ज्विटर आयन में 2 ग्रुप है। कौन से 2 ग्रुप है? तो एक ग्रुप है COO- और दूसरा है NH3+। तो COO- ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन अपने निगेटिव चार्ज को कम करने के लिए H+ को एक्सेप्ट करने की क्या करेगा? टेंडेंसी शो करेगा। और H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अगर शो करता है तो ज्विटर आयन में प्रेजेंट रहने वाला COO- ये बेसिक ग्रुप कहलाएगा और ज्विटर आयन में प्रेजेंट रहने वाला NH3+ ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए H+ डोनेट करने की फिराक में रहेगा। तो ये H+ डोनेट करने वाला एसिडिक ग्रुप। सो ज्विटर आयन में 2 प्रकार के ग्रुप है दोस्तों, एक एसिडिक ग्रुप है और दूसरा बेसिक ग्रुप है। तो इस तरीके से हमने ज्विटर आयन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिए, कैटायनिक एनायनिक के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन दिए और हम लोगों ने अब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा। अब एक चीज देखो कि इफ इन एसिडिक मीडियम, मतलब 3 कंडीशन आप लोगों को यहां पर मेंशन करना पड़ता है। 3 कंडीशन आप लोगों को यहां पर मेंशन करना पड़ता है। कौन सी 3 कंडीशन? कि इन एसिडिक मीडियम, मैं पूरा नहीं लिखता यहां पर, इन एसिडिक मीडियम द अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन कैटायनिक फॉर्म, एसिडिक फॉर्म, एंड दैट्स व्हाई under the influence of electric field they will try to migrate towards cathode. दूसरा, in basic medium the amino acid exists in the form of anion or in the basic form, and under the influence of electric field it will try to migrate towards anode. और तीसरा, in neutral medium amino acid exists in the form of dipolar Zwitter ion. So dipolar Zwitter ion है, so it will never migrate towards any one of the electrode. कोई भी इलेक्ट्रोड के तरफ मूव नहीं करेगा बिकॉज डाइपोलर है। सो एसिडिक मीडियम में अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज कटायन, इट विल मूव टूवर्ड्स cathode. In basic medium amino acid exists in the form of anion and it will migrate towards anode, whereas in aqueous solution or in neutral medium the amino acid exists as a Zwitter ion, and due to the dipolar molecule it will not migrate towards any one of the electrode. तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट एक्वस सॉल्यूशन शुड बी न्यूट्रल। मतलब सर एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों की वैल्यू कैसे रहनी चाहिए?
सेम रहनी चाहिए, क्योंकि डायपोलर ज्विटर आयन में एक एसिडिक ग्रुप भी है, एक बेसिक ग्रुप भी है। तो एक्वस मीडियम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 100% न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर ये इक्वल रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि NH3 प्लस ग्रुप का एसिडिक कैरेक्टर और COO माइनस का बेसिक कैरेक्टर ये समान नहीं रहता। NH3 प्लस का एसिडिक कैरेक्टर ये COO माइनस के बेसिक कैरेक्टर से ज़्यादा होता है। ध्यान से सुनिएगा, NH3 प्लस का एसिडिक कैरेक्टर COO माइनस के बेसिक कैरेक्टर की तुलना में ज़्यादा होता है। मतलब आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक्वस सॉल्यूशन में हमारे डायपोलर ज्विटर आयन का एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर इक्वल रहना चाहिए, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मॉलिक्यूल 100% न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ NH3 प्लस is always greater than the basic strength of COO minus। So अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा pH मेंटेन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आप लोगों ने pH कम रखे तो कटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, pH बड़ा है तो अनायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एनोड की तरफ भाग रहा है। pH आपने लगभग 7 के आसपास रखे तो डायपोलर ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं मूव नहीं कर रहा। एक्वस मीडियम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना एसिडिक नेचर इसका है उतना ही बेसिक नेचर इसका है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। NH3 प्लस का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, बेसिक कैरेक्टर COO माइनस का कम है, मतलब सर हमारा मॉलिक्यूल 100% न्यूट्रल नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा pH मेंटेन करना है। pH मेंटेन करना है मतलब यहाँ pH कम था 7 से, यहाँ 7 से ज़्यादा था। अब मुझे कुछ ऐसा pH मेंटेन करना है कि जिस pH पर अब मेरा मॉलिक्यूल ये मैक्सिमम अमाउंट में न्यूट्रल डाइपोलर ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। सो द pH वी हैव टू मेंटेन, मुझे मेंटेन करना है वो pH, कि ऐसा pH जिस pH पर हमारा अमाइनो एसिड ये मैक्सिमम ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करे, और एग्जिस्ट तो करे ही करे, विल नॉट माइग्रेट टूवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, विल नॉट माइग्रेट towards any electrode। So this is a pH that we have to maintain, that pH we have to maintain। तो ये जो कुछ भी pH हमें मेंटेन करना है, so that the amino acid will exist in the maximum amount of dipolar zwitter ion, and that's why it will never migrate towards any one of the electrode, and that pH is called as isoelectric point। So the pH at which amino acid will not migrate towards, amino acid will not migrate towards any one of the electrode under the influence of electric field is called as the Pi value for that amino acid। अब सर और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करते हैं इसको, और थोड़ा सा हम लोग क्लियर कट बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की जो प्रोसेस होती है जहाँ पर अमाइनो एसिड का सेपरेशन करते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड अलग, बेसिक अमाइनो एसिड अलग, सर एसिडिक अमाइनो एसिड अलग, तो उनके सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो उस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में पीआई के कंसेप्ट को ही माइंड में रखा गया है। एक बार इसे बेहतर तरीके से समझो। अब मैं थोड़ा सा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब क्या? द पीएच एट विच अमाइनो एसिड विल नॉट माइग्रेट टूवर्ड्स एनी इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
and the maximum concentration of zwitterion will be present. So that is called as isoelectric point. अब ये isoelectric point जो होता है, एक चीज ध्यान रखना आप लोगों को कि ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, सो CHRCOO माइनस और ये NH3 प्लस, तो डेफिनेटली सर इसका pKa वैल्यू कुछ होगा, इसका भी pKa2 वैल्यू होगा। तो सर ये pKaCOO माइनस का वैल्यू अलग, NH3 प्लस का अलग, और इनकी मदद से हम तय करते ये भी है कि R मतलब अल्किल ग्रुप, और ये अल्किल ग्रुप का भी कुछ ना कुछ pKa वैल्यू रहता है, सो pKr लिख देता हूं मैं। तो इन सब का कैलकुलेशन करके हम इस अमाइनो एसिड का pI वैल्यू निकालते हैं। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द pH। तो एक चीज ध्यान रखो कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड के लिए वो कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। न्यूट्रल अमाइनो एसिड के लिए pI की वैल्यू होती है 5.5 to 6.2 के रेंज में। दूसरा, अगर आप एसिडिक अमाइनो एसिड लेते हो, तो एसिडिक अमाइनो एसिड के लिए pI की वैल्यू होती है बिलो 3.5। प्रैक्टिकली हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। और बेसिक अमाइनो एसिड जो होते हैं सर, उनके लिए सर ये वैल्यू होती है अबाउट 7। तो ये वैल्यूज आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम के लिए इतना डाटा आपके काम का है, जितना मैंने बताया उतना डाटा आपके एग्जाम के लिए काम का है। लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को, तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इतना डाटा आपके एग्जाम के लिए 2.5 मार्क के लिए वेटेज रहेगा, और इतना डाटा आप लोग को एग्जाम में लिखना पड़ेगा जितना आपके नोट्स में भी है। लेकिन चलो कि थोड़ा सा हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यूज कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, और एक बार थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी क्लियर करने की, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करते हैं। वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काम का नहीं, लेकिन अभी टॉपिक हाथ लग ही गया तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पसंद करेंगे। सो मान के चलो आपके पास में एक अमाइनो एसिड है, और जहां पर कार्बन के साथ में अटैच्ड है NH3H, यहाँ पर R, और वैसे ही सर यहाँ पर COOH। मान के चलो ना कि ये एसिडिक मीडियम है, कटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये मैंने एक प्रोटोनेटेड अमाइनो एसिड कंसिडर किया। अब प्रोटोनेटेड अमाइनो एसिड जो कंसिडर किए, तो डेफिनेटली सर कि इसका pKa वैल्यू कुछ होगा, COOH ग्रुप का प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, सो pKa वैल्यू होगा इसका कुछ ना कुछ, मैं 1 लिख देता हूँ। सो pKa वैल्यू इज सपोज टू बी 2। प्रत्येक अमाइनो ॲसिडसाठी ती व्हॅल्यू वेगळी वेगळी असेल, COOH ची व्हॅल्यू वेगळी, NH3 प्लस ची व्हॅल्यू वेगळी। सर NH3 के लिए भी ऐसे ही pKa की वैल्यू, प्रोटॉन डोनेशन की वैल्यू, प्रोटॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की वैल्यू। एक चीज ध्यान रखना, pKa1 दिस इज फॉर COOH, pKa2 दिस इज फॉर NH3 प्लस, मतलब COOH की प्रोटॉन डोनेशन की टेंडेंसी, NH3 प्लस की प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। सर ये एसिडिक ग्रुप है ना, COOH तो H प्लस डोनेट करने की कोशिश करेगा, NH3 प्लस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी H प्लस डोनेट करने की कोशिश करेगा। और अब अगर ये R ग्रुप सादा है, हाइड्रोजन वाला है, CH3 वाला है, नॉन पोलर, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर ये R के जगह पर CH2 4 टाइम्स NH2 अगर लिखते हो तो ये तो बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा सर। तो डेफिनेटली इसका भी pKa वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, मतलब R ग्रुप का भी pKa वैल्यू रह सकता है, जिसको मैं pKaR कहता हूं, और उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। सो pKaR ये वैल्यू भी कुछ ना कुछ रहेगी, किसके लिए? फॉर अल्किल ग्रुप और फॉर R सिंपली। ये चीज ध्यान रखो।
अब मान के चलो कि मैंने एक अमाइनो एसिड लिया, प्रोटोनेटेड अमाइनो एसिड लिया, और COOH का pKa वैल्यू है 1 और NH3 प्लस का pKa वैल्यू है सपोज टू बी 9। सो pKa 2 वैल्यू इज 9। अब मैं क्या करता हूं सर, इसका मैं मीडियम, सॉल्यूशन का मीडियम ले लेता हूं pH इक्वल्स टू 2। तो pH इक्वल्स टू अगर 2 लूंगा तो इसका pH किसके साथ में मैच हो रहा है, pKa 1 के साथ में मैच हो रहा है। इसका मतलब सर ये जो अमाइनो एसिड है NH3 प्लस CHR ये COOH के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा, मैच हो रहा है इसीलिए। और सर ये एग्जिस्ट कर सकता है एंड NH3 प्लस CHR COO माइनस, मतलब सर ये एसिडिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है और डाइपोलर ज्विटर आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 50% और ये होता है 50%। दूसरी कंडीशन कि यदि सर आप pH की वैल्यू pKa 2 की इतनी 9 इतनी अगर रखते हो तो ऐसे केसेस में आपका ये जो NH3 प्लस है, बेसिक मीडियम है, NH3 प्लस जो है वो NH3 प्लस भी रह सकता है, NH3 CHR COOH रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये एक। और दूसरा सर ऐसे भी हो सकता है कि ये H प्लस डोनेट कर दे, H प्लस डोनेट कर दे मतलब अब क्या बचेगा, अब बच जाएगा ये NH2 CHR और COOH। मतलब यहां पर आपका NH3 प्लस ये NH3 प्लस के फॉर्म में भी रह सकता है और आपका NH3 प्लस NH2 के भी फॉर्म में रह सकता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मिलता है H प्लस डोनेट करने के बाद ये, H प्लस डोनेट करने के बाद यस ये, और H प्लस अगर डोनेट करता है तो ये भी ऐसे ही COO माइनस, और यहाँ पर NH3 प्लस COO माइनस। तो ये डाइपोलर ज्विटर आयन, डाइपोलर ज्विटर आयन, और ये मिल रहा है आप लोग कौन सा फॉर्म, एनोनिक फॉर्म, मतलब एसिडिक फॉर्म। तो यहाँ पर कितना परसेंट सर, 50%, 50%। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे ज्विटर आयन का परसेंट 50% से ज़्यादा हो, तो धीरे धीरे मुझे क्या करना पड़ेगा, pH इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इंक्रीजिंग pH। सो pH वैल्यू जब कम थी तब आपका एसिडिक फॉर्म प्रीडोमिनेट करता है, लेकिन जब pH वैल्यू बढ़ाओगे तो बेसिक फॉर्म आपका प्रीडोमिनेट करता है। तो अभी मुझे ऐसा pH मेंटेन करना है, pH की वैल्यू 2 से 9 तक बढ़ाना है। तो ऐसी कुछ वैल्यू रहेगी कि जहां पर अब डाइपोलर ज्विटर आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, एंड दैट pH at which the concentration of dipolar zwitter ion is maximum, that is called as आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आसपास 4 के लगभग आप लोगों को वैल्यू दिखती है, तो ये एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। वैसे ही यदि मैं ग्लाइसिन लेता हूँ, कैलकुलेट कैसे क्या किया जाता है, वैसे ही यदि मैं अगर ग्लाइसिन लेता हूँ, सो ग्लाइसिन उनके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यूज की मदद से आप लोग पता लगा सकते हो कि सर किस तरीके का अमाइनो एसिड है। सो ग्लाइसिन अगर लेते हो आप लोग तो NH2 CHR COOH ग्लाइसिन लिए। सर इस COOH का कुछ ना कुछ pKa वैल्यू होगा, pKa 1। सर इस NH2 का भी कुछ ना कुछ pKa वैल्यू होगा, pKa 2। सो COOH का pKa वैल्यू हम लोगों को दिखता है 2.3 ग्लाइसिन में, और pKa2 वैल्यू फॉर NH3 इज फाउंड टू बी 9.6। इसके प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी, इसके प्रोटॉन डोनेट करने की NH3 प्लस के फॉर्म में। तो अभी मुझे क्या करना है कि अभी मुझे अगर इसका PI वैल्यू निकालना है तो दोनों की वैल्यू, R की PI वैल्यू नहीं दी, R न्यूट्रल है,
तो अभी सर यहाँ पर pKa1 और pKa2 दोनों वैल्यू है आपके पास में। सो दोनों ही वैल्यू रहने के कारण आप pKa1 और pKa2 का एवरेज निकालोगे और एवरेज निकालकर जो कुछ भी आंसर आएगा 2.3 प्लस 9.6 डिवाइडेड बाई 2, सो आंसर जो कुछ भी आएगा वो आंसर रहेगा आसपास 5.95। तो इतना पीएच आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा कि आपका ग्लाइसिन मैक्सिमम अमाउंट में कौन से फॉर्म में रहे, डाइपोलर ज्विटर आयन के फॉर्म में रहे, ऐसे फॉर्म में इतना पीएच आप लोगों को मेंटेन करना होता है। कुछ ट्रिक्स भी है यदि आप लोगों को एग्जाम में रहता है और आपको मैंने बताया कि pKa1 किसके लिए, pKa2 किसके लिए, pKar किसके लिए, तो दो कंडीशन हो सकती है, कंडीशन 1 और दूसरी कंडीशन 2। ध्यान रखो ये सर कंडीशन 1 में और कंडीशन 2 में क्या फर्क रहेगा, तो कंडीशन 1 कंडीशन 2 को देखो अभी गौर से क्या लिख रहा हूं मैं वहां पर। सर कंडीशन 1 में सर pKa का वैल्यू, A1 का वैल्यू यदि लेस देन 7 रहता है और pKar का वैल्यू भी लेस देन 7 रहता है, दूसरा pKa2 का वैल्यू ग्रेटर देन 7 और वैसे ही pKar का वैल्यू ग्रेटर देन 7 रहता है। लेस देन 7 यदि है तो हम कहेंगे सर ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। मोर देन 7 यदि है तो हम कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड है, जैसे लाइसिन हो गया, इस तरीके के अमाइनो एसिड, एसिडिक एस्पार्टिक एसिड वगैरह की अगर बात करते हैं तो पीएच ये वैल्यू से आप लोग पता लगा सकते हो। अभी एक आध एग्जाम्पल अगर ले लेता हूँ कि मुझे वैल्यूज दी गई है, मतलब एक एग्जाम्पल कंसिडर करो कि मेरे पास में एक है जिसका एक pKa1 दिया गया है, pKa2 दिया गया है और pKar दिया गया है, 3 वैल्यूज दी गई है और मुझे पीआई कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो मान के चलो एक वैल्यू है 2.5, 4.5, 2.5, 4.5 और वैल्यू दी गई है आप लोगों को फिर से एक 10.5। तो 3 में से 2 वैल्यू, मेजॉरिटी देखना, 3 में से 2 वैल्यू ऐसी है जो लेस देन 7 है। सो ऐसे केसेस में Pi इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ दीज 2 वैल्यूज, तो बन जाएगा उस अमाइनो एसिड का Pi। वैसे यदि एग्जाम्पल 2 कि मुझे pKa1, pKa2 और pKar का वैल्यूज दिया गया है। pKa1 का वैल्यू दिया है 3.0, pKa2 का वैल्यू दिया है मुझे सपोज टू बी 11.5 और pKar का वैल्यू दिया है मुझे 8.0। सो 7 से ऊपर कौन सी वैल्यू है, ये 2 वैल्यूज है, अब इसे इग्नोर करो। तो ऐसे केसेस में Pi बन जाएगा इन 2 वैल्यूज का एवरेज। सो 11.5 प्लस 8.0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका एवरेज भी आप लोगों को कितना दिखेगा, 7 के ऊपर दिखेगा। तो एवरेज अगर 7 के ऊपर दिखता है तो हम कहेंगे सर ये बेसिक अमाइनो एसिड होना चाहिए। एवरेज 7 के नीचे दिखेगा मतलब ये एसिडिक अमाइनो एसिड रहना चाहिए। सो हर एक अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू ये उस अमाइनो एसिड का कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होता है जो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल वगैरह आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हाथ लगाई टॉपिक तो हम लोगों ने वो भी बता दिए कि किस तरीके से आप लोग अंदाज लगा सकते हो, पीआई कैलकुलेट कर सकते हो और पीआई की मदद से आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। तो ये हो गया सर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में। अब इन्हीं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की मदद से मैं अमाइनो एसिड का सेपरेशन करता हूँ। मैंने मतलब आपको मिक्सचर दिया और उस मिक्सचर में 3 प्रकार के अमाइनो एसिड है। 3 प्रकार के अमाइनो एसिड मतलब एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है जैसे कि एलेनिन हो गया या फिर ग्लाइसिन हो गया, उसमें एस्पार्टिक एसिड भी है जो एसिडिक नेचर का अमाइनो एसिड है।
लाइसिन भी है जिसे वो बेसिक नेचर का अमाइनो एसिड है। तो मैंने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमाइनो एसिड का मैंने आपको मिक्सचर दे दिया, और मिक्सचर देने के बाद अब मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को अमाइनो एसिड को सेपरेट करना है अलग अलग बीकर में। एसिडिक अमाइनो एसिड अलग बीकर में, बेसिक अमाइनो एसिड अलग बीकर में, न्यूट्रल अमाइनो एसिड अलग बीकर में, और उस सेपरेशन टेक्निक को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ध्यान रखना, आप लोगों को 5 मार्क के लिए क्वेश्चन यदि रहता है तो क्या क्वेश्चन रह सकता है? स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, एम्पोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड जो प्रीवियस वीडियो में देखे, और आज के 2 मतलब एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये 4 टॉपिक में से जनरली एग्जाम में 2 टॉपिक रहते हैं 2 and 2.5 मार्क के लिए, तो 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन टेक्निक, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक where charged species are separated under the influence of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, फोरेसिस सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। सो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन टेक्निक वेयर चार्ज स्पेसीज आर सेपरेटेड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए अब आपको करना क्या होता है? तो आप लोगों को मैंने एक मिक्सचर दिया है, मिक्सचर में एसिडिक अमाइनो एसिड भी है, बेसिक अमाइनो एसिड भी है और न्यूट्रल अमाइनो एसिड भी है। ए फॉर सपोज टू बी एसिडिक, बी फॉर सपोज टू बी बेसिक और सी फॉर सपोज टू बी न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रल। तो 3 प्रकार के अमाइनो एसिड का मैंने आपको मिक्सचर दिया। अब आप इनको सेपरेट कैसे करोगे? तो उसके लिए आप लोगों को एक पेपर लेना होता है, सेलुलोज एसीटेट पेपर। सेलुलोज एसीटेट पेपर लेना होता है और उस सेलुलोज एसीटेट पेपर के ऊपर, ये रहा आपका सेलुलोज एसीटेट पेपर, और सेलुलोज एसीटेट पेपर के ऊपर जो कुछ भी मैंने एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल अमाइनो एसिड का जो मिक्सचर दिया है, उस मिक्सचर को मुझे स्पॉट बनाना है यहाँ पर, जैसे क्रोमेटोग्राफी में करते हैं। सो दिस इज द स्पॉट, और ये स्पॉट में मिक्सचर प्रेजेंट है ऑफ अमाइनो एसिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे स्पॉटिंग कहते हैं। तो अभी ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? नाउ दिस फिल्टर पेपर स्ट्रिप इज डिप्ड इन द बफर सॉल्यूशन, जिसका प्री डिटरमाइंड कुछ ना कुछ पीएच है। तो अभी मैं क्या करूंगा सर, इस फिल्टर पेपर को मैं बफर सॉल्यूशन में डिप कर देता हूं, और बफर सॉल्यूशन में ऐसे डिप करोगे, बफर सॉल्यूशन में डिप करोगे, बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच को कांस्टेंट रखता है, पीएच चेंज नहीं होने देता। सो पीएच को मेंटेन करके रखने वाला, पीएच को कांस्टेंट मेंटेन करके रखने वाला जो सॉल्यूशन होता है, जिसको बफर सॉल्यूशन कहा जाता है। एंड इट इज जनरली अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर एसिटिक एसिड लेता हूं मैं CH3COOH, ये वीक एसिड है, और इसका कॉन्जुगेट बेस अगर देखता हूं, बेस H+ निकाल दो, H+ निकालने के बाद क्या बन जाएगा? ये COO-। COO- तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना सर, तो O- के साथ में क्या लगा दोगे? Na लगा दोगे। तो सोडियम एसीटेट CH3COO- जनरेट करेगा, जो CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस रहेगा। सो एक वीक एसिड और वीक एसिड के साथ हम लोग ले रहे हैं उसका कॉन्जुगेट बेस, और वाइस वर्सा। सो द वर्किंग और द इंटेंशन ऑफ बफर सॉल्यूशन इज टू मेंटेन द pH, is to make the pH ऑफ द सॉल्यूशन कांस्टेंट। ये बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है। जैसे ही आप लोग इसमें डिप्ट करोगे, डिप्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग लगा दोगे इलेक्ट्रोड। अब मान के चलो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोड लगाया,
एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड और यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रॉड, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिए। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद 3 कंडीशंस होगी, 3 कंडीशन। एक पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि कुछ अमाइनो एसिड रहेंगे जिनका pI ये बफर सॉल्यूशन के pH से इक्वल रहेगा। So the amino acid whose pI value is equals to the pH of buffer solution, बफर सॉल्यूशन का कहते हैं pH से, मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जिनका pI वैल्यू ये बफर सॉल्यूशन के साथ मैच होता है, so that amino acid exist as zwitter ion। सो ऐसे अमाइनो एसिड कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ज्विटर आयन के फॉर्म में, एंड नॉट माइग्रेट टूवर्ड्स एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉड। म्हणजे ऐसे अमाइनो एसिड जिनका pI वैल्यू ये बफर सॉल्यूशन के pH वैल्यू से मैच होता हो, ऐसे अमाइनो एसिड कहीं पर भी मूव नहीं करेंगे और स्पॉट में ही रहेंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ अमाइनो एसिड रहेंगे कि जिनका pI वैल्यू ये ग्रेटर रहेगा बफर सॉल्यूशन के pH के तुलना में। सो इफ द अमाइनो एसिड हुज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज ग्रेटर देन द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन, देन pI वैल्यू कैसे है, कम है, और pI वैल्यू अगर यदि कम है बफर सॉल्यूशन के pH के तुलना में, सो ऐसा अमाइनो एसिड कटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एज कटायन, और कटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो इट विल माइग्रेट टूवर्ड्स, कहाँ माइग्रेट करेगा, सो माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड। और तीसरी कंडीशन ये है कि the amino acid whose pI value is greater or less than pH of buffer solution, then that amino acid will exist as anion, और anion के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो कहाँ माइग्रेट करेगा, एनोड के तरफ माइग्रेट करेगा। मतलब कुछ अमाइनो एसिड ये यहीं पर प्रेजेंट है जिनका pI वैल्यू ज़्यादा है pH के तुलना में, वो कहाँ जा रहे हैं, कैथोड के तरफ। सो कुछ अमाइनो एसिड जा रहे हैं कैथोड के तरफ, और जिनका pI वैल्यू ये pH से कम है वो कहाँ जा रहे हैं, एनोड के तरफ। और इस तरीके से इस सेलुलोज एसीटेट के फिल्टर पेपर को अब जब बाहर निकालोगे तो कुछ अमाइनो एसिड सेंट्रल पोजीशन पर दिखेंगे, कुछ अमाइनो एसिड कैथोड रीजन के तरफ दिखेंगे, कुछ अमाइनो एसिड ये एनोड रीजन के ऊपर दिखेंगे। और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक करंट की मदद से इन स्पेसीज को सेपरेट करने की, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब मैं क्या करता हूँ सर, मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड लेता हूँ, दैट इज एलेनिन। एक एसिडिक अमाइनो एसिड ले लेता हूँ, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और एक बेसिक अमाइनो एसिड ले लेता हूँ जिसका नाम है लाइसिन। तो डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ pI वैल्यू होगी। अब यहाँ एग्जाम्पल, ये तो मैंने जनरल बता दिया, अब मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो कि एस्पार्टिक एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड है, मतलब उसका pI वैल्यू ये 3.5 से कम रहेगा। सो एसिडिक अमाइनो एसिड का pI वैल्यू है 2.87। लाइसिन बेसिक अमाइनो एसिड है तो उसका जो pI वैल्यू है ये 7 से ज़्यादा रहना चाहिए, 9.70। और एलेनिन ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, R के जगह पर CH3, एस्पार्टिक एसिड में R के जगह पर CH2COOH, लाइसिन में R के जगह पर CH2 4 टाइम्स NH2। सो एलेनिन ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड है तो उसका जो pI वैल्यू आप लोगों को दिखेगा वो दिखता है 6.02। तो देखो अभी अब होगा क्या, तो जैसे ही एट दीज pH, सो बफर सॉल्यूशन का भी pH हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। सो pH ऑफ बफर सॉल्यूशन इज सपोज टू बी 6, और वो चेंज नहीं होने वाला है, ध्यान रखना। सो मैंने pH बफर सॉल्यूशन का 6 रखा है।
अब 3 कंडीशन है सर, ऐसे अमाइनो एसिड जिनका पीआई वैल्यू बफर सॉल्यूशन के पीएच से मैच होता हो अप्रोक्सीमेटली, तो एलेनिन है सर, जिसका पीआई वैल्यू बफर सॉल्यूशन के पीएच से मैच होता है तो ज्विटराइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नॉट माइग्रेट टूवर्ड्स एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये बीच में जो है सर, ये बीच में रहने वाले न्यूट्रल अमाइनो एसिड है एलेनिन। वैसे ही सर अब कुछ अमाइनो एसिड है अस्पार्टिक एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, तो उनके पीआई की वैल्यू बफर सॉल्यूशन के पीआई वैल्यू से कम है। तो अब कम है मतलब वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, अनायन। सो कहाँ जाएंगे वो, एनोड के तरफ। तो अब अस्पार्टिक एसिड जाएंगे एनोड के तरफ। सो अस्पार्टिक एसिड विल माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, तो ये रहेगा अस्पार्टिक एसिड। और लाइसिन नाम का जो अमाइनो एसिड है जिसका पीआई वैल्यू 9.70 है, तो इसका पीआई वैल्यू आपके बफर सॉल्यूशन के पीएच से आप लोगों को ज़्यादा दिखता है, और पीआई वैल्यू यदि पीएच से ज़्यादा है तो ऐसा अमाइनो एसिड कटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एंड माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा लाइसिन, और इस तरीके से स्ट्रिप को निकाल दो और सेपरेटिंग एजेंट की मदद से आप लोग उसे सेपरेट कर सकते हो।